नमस्कार दोस्तों। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह जनरेशन किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जेनजी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि यह प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया है कि प्रधानमंत्री के घर पर आग लगा दी गई थी। पार्लियामेंट भी आगों की लपटों में फूंक दिया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया था प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इसी समय एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, वो थी पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ, जब उनके घर में आग लगाई गई थी तब। ऐसे में सवाल उठता, आखिर क्या कारण है इन सब गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन था? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे के कारण कई और ज्यादा गहरे हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। यह बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। यह मार्च लगभग पूरे तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया गया था प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश देखने को मिला। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाती हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ करती है उससे पूरा देश दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है, हाँ, प्रोटेस्टर्स पर सीधा लाइव बुलेट से। कम 19 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मारे जाते हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यह कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरह की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठ। जैसे ही खबर फैलती है जनता में, और ज्यादा लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से भर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। प्रोटेस्टर्स और बढ़ जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट शुरू होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे के कारण, जिससे सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया जाना नेपाल में। असलियत में दोस्तों यह एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़ा कई ज्यादा और गहरा कारण है, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों के नेपोटिज्म। इन सब की अलग बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आते हैं। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना और लोकल प्रेजेंस स्टैब्लिश कराने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि यह हेट स्पीच, फेक न्यूज और फ्रॉड, बाकी सब क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इसी चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्टर नहीं कराया। जिस कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, वो है चाइना की टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को यह अनुमति दे दी थी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे उन्हें बैन किया जा सकता है। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ वरना बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल थे, एक्सेप्ट। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसीलिए ऐसा किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सकें और जनता की आवाज दबा सकें। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार में हो रहे करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपोकेट्स और उनके लेविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। ऐसे में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.82% पर था। सोच कर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। यहाँ पर नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट
क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोग सिर्फ पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक में लड़ने के लिए चले गए। सही सुना आपने दोस्त, फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों ने रशिया मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों ने रशियन मिलिट्री को ज्वाइन किया था। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और ऐसा करने से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद यह लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है और रशिया अपनी आर्मी में ज्वाइन होने के लिए ल्यूक्रेटिव ऑफर देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ तक कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर नेपाल के पॉलिटिशियन थोड़ी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी इम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। नेपाल में पॉलिटिशियन के बच्चे लाइफस्टाइल शो ऑफ करने लगे सोशल मीडिया पर। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। लोगों ने इस आयरनी को देखा, हैशटैग नेपो को ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक को ऐसे वीडियो से फ्लड कर दिया गया नेपाली लोगों के द्वारा। इन वीडियो में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपाली की डेली लाइफ में क्या आने वाली परेशानियों का और पॉलिटिशियन के बच्चों के लाइफस्टाइल का। नेताओं के बच्चे के टिकटॉक पर भी हैशटैग नेपो किड और नेपो बेबी ट्रेंड करने लगे। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियन के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूत यानी कि कॉफिन में लौटते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपाली की तरफ इशारा था। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ प्लस के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो बार बार से सरकार बनाते हैं और सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल के रिपब्लिक बनाने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उससे वापस मोनार्की बनाना चाहिए। यह भी एक बड़ी कमाल की बात है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पॉलिटिशियन से, डेमोक्रेसी हटा दी है। असल में बात क्या है दोस्तों की साल 2008 से पहले नेपाल का देश एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के द्वारा चुने गए किसी एक पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा था किंग ज्ञानेंद्र। इन्हें सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी बहुत सालों से चली आ रही मॉइस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true। तब से लेकर आज 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कभी पुष्पकमल दाहाल, तो कभी शेर बहादुर। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियन के बीच में पावर रोटेट करती रहती है, गठबंधन बनते हैं और कुछ महीनों बाद ही टूट जाते हैं। नेपाल में 2 डोमिनेंट पॉलिटिशियन फोर्सेस हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मोस्ट सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन इन तीनों के पार्टीज के हेड पर ही करप्शन का आरोप लगा है। नेपाली कांग्रेस के हेड फॉर्मर पीएम शेर बहादुर पर एयरक्राफ्ट परचेस में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा, जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उन पर तो नेपाल सिटीजन को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटान नेशनलाइज दिखाने का आरोप है। ऐसा करने से उन्हें रेफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सके। CPN-MC के हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्पकमल दाहाल पर मोस्ट गोरिल्ला फाइटर के लिए आए पैसे को डाइवर्ट करने करोड़ रुपीस खुद लेने का आरोप है। और CPN-UML के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस
चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को वायलेट करते हुए एक टी स्टेट को कॉमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने का आरोप है। अब दिक्कत यह है कि नेपाल में 2006 से ही प्रैक्टिस है, किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। यह प्रैक्टिस करप्ट पॉलिटिशियन को किसी भी एक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था। और आप इमेजिन करो दोस्तों की इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक से अगर सरकार सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे तो लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी और गुस्सा था वो बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था और इसके बाद तो वो गुस्सा पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर गया। असल में बात क्या है कि सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट के जो थोड़े बहुत जरिए भी बचे थे वो भी खतरे में आ गए थे। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन से टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इम्पैक्ट हुई जो ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करती थी। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जॉब्स और स्टडी के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहर देशों में रह रहे हैं। इन चीजों ने दोस्तों इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा फ्यूल कर दिया। और जब फिर लोग दोस्तों पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट कर जैसे कि कोई अनअथॉरिटेरियन गवर्नमेंट करती है। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां शुरू कर दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए वहीं नेशनलिज्म, पुराने आर्गुमेंट का सहारा भी लेती है, जो अक्सर सरकारें अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को बढ़ाने के लिए करती हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एरोगेंस के खिलाफ हैं और कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाएगा, लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना पड़ता है। पहले होम मिनिस्टर ने नॉर्मल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया और फिर सोशल मीडिया ऐप पर बैन भी हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर भी आग लगा दी जाती है, यहाँ तक कि अपोजिशन लीडर के घर भी आग लगा दी जाती है। आर्मी को हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने पड़ा मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स को इवैक्यूएट करने के लिए। फाइनली 9 सितंबर 2025 को लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी रिजाइन दे देते हैं। सिस्टमैटिक रिफॉर्म की मांग की जाती। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया और पीस की मांग की थी। नेपाल का देश एक लाइव एग्जांपल है दोस्तों की क्या होता है जब जनता की आवाज पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। यह दुनिया की सभी गवर्नमेंट के लिए एक लेसन है। कभी भी जनता को इग्नोर मत करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यह मेरा पहला वीडियो है, तो मैं कमेंट में बताइए कैसा है और कैसा नहीं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताएं जिससे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी यहाँ तक के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।